हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में कवि आलोक धनवा का साहित्य परिचय, उनका कवि परिचय और उनकी कविता पतंग की व्याख्या जानेंगे। तो यहाँ पर इमेज में आप देख रहे हो कवि आलोक धनवा को, और इनका जन्म जो है वो हुआ है 1948 में बिहार में। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है तथा इन्होंने हिंदी में बहुत अधिक काव्य का सृजन नहीं किया है, बहुत अधिक नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन जो कुछ लिखा है वो बहुत ही सार गर्भित लिखा है, उसे जनता ने बहुत अधिक सराहा है। इनका लेखन प्रारंभ हुआ है 1972-73 से इन्होंने अपने लेखन का प्रारंभ किया है। इनका एक ही काव्य संग्रह है जो है दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1998 में हुआ है। तो 1998 में जो प्रकाशित दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह है, उसी में से इनकी प्रसिद्ध कविता है पतंग, जिसकी व्याख्या अपन करेंगे। इससे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय। कवि आलोक धनवा का जन्म 1948 बिहार राज्य के मुंगेर में हुआ था। 7वें-8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 73 में प्रकाशित उनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के काव्य प्रेमियों को जवानी यादें रही हैं। आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, सन 1998 में प्रकाशित हुआ है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रही हैं। तो यह बात याद रखने योग्य है। दुनिया रोज बनती है एकमात्र काव्य संग्रह है जो 1998 में प्रकाशित हुआ है। इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं जनता का आदमी, गोली दागते पोस्टर, कपड़े के जूते, भागी हुई लड़कियां, बुरनों की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा को साहित्य क्रियाकलापों के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान आदि पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी वह बढ़ी बुरनों की बेटियां जो इनकी कविता है उनके द्वारा। अब अपन पतंग कविता की प्रथम व्याख्या देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कठिन शब्द इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सरल सीधी भाषा का प्रयोग किया है। मुलायम का मतलब होता है कोमल और नाजुक का अभिप्राय भी कोमल होता है।
अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं कि कवि यहाँ पर प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उस पर परिवर्तन को दर्शा रहे हैं और परिवर्तन के साथ ही जो बच्चे हैं उनकी जो क्रियाकलाप हैं उनको भी दर्शा रहा है। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है, भाद्रपद महीना व्यतीत हो चुका है और अब तेज बौछारें गिरने की संभावना नहीं है। आकाश में बादल हट जाने से सवेरा अधिक चमकीला हो गया है और खरगोश की आंखों जैसा लालिमा युक्त ये सवेरा हो गया है। आगे कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु व्यतीत हो चुकी है और शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, तो शरद ऋतु रूपी बालक विभिन्न नदी नालों को पुलों के माध्यम से पार करते हुए अपनी साइकिल को तेजी से चलाते हुए और साइकिल की घंटी जो है वह जोर जोर से बजा रहे हैं और साथ ही शरद रूपी बालक जो है वह अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंडों को आमंत्रित कर रहा है पतंग उड़ाने के लिए। शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है। अभिप्राय यह है कि शरद ऋतु में आकाश अत्यधिक मुलायम हो जाता है, उसमें बादल नहीं रहते हैं और कोमलता आ जाती है। तो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को इतना कोमल बना दिया है कि बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ा सके और उनकी पतंग जो है वो बहुत ऊंचाई तक जा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी इतना कोमल बनाया है। और ये कोमल इसलिए बनाया है कि जो हल्की और रंग बिरंगे कागज़ से बनी हुई जो पतंग है वह बहुत ऊंचाई तक आसमान में उड़ सके। ये पतंग जो है हल्की बांस की खपसियों से बनी हुई है जो आसमान में उड़ सके। साथ ही जब ये पतंगें उड़ेंगी तब बच्चे प्रसन्नता से चारों तरफ उनकी किलकारियाँ, उनकी सीटियाँ सुनाई देंगी और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से इस प्रकार से लगेगा कि जैसे तितलियों की नाजुक कोमल दुनिया हो। अब इसकी व्याख्या प्रसंग और संदर्भ तथा विशेष के साथ ही करते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। कवि यहाँ वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के आगमन का वर्णन प्रतीकों के माध्यम से कर रहे हैं। व्याख्या कवि कहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, भादो के महीने का अंत हो रहा है, अब तेज बौछारें गिरने की संभावना नहीं है। आकाश से बादल हट जाने से अब सवेरा अधिक चमकीला तथा प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। वह खरगोश की आंखों की तरह लाल है। वर्षा के पानी से भरे नदी नालों को पुलों से पार करके शरद ऋतु रूपी बालक अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज दौड़ाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए अपने आगमन की सूचना देता हुआ आ पहुंचा है। यह साइकिल प्रकाशपूर्ण दिन का तथा स्वच्छ आकाश का प्रतीक है। रास्ते स्वच्छ हो गए हैं और उनमें भरा पानी और कीचड़ सूख गया है। आकाश साफ हो गया है। स्वच्छ आकाश में पतंग उड़ाने के लिए संकेत के साथ यह बालक अन्य बच्चों को बुला रहा है। वह जानता है कि स्वच्छ आकाश में पतंग खूब ऊंची उड़ेगी। पतंग रंगीन और पतले कागज से बनी है, उसमें बांस की पतली लचीली खपसियां लगी हुई हैं। वह बहुत हल्की है। पतंग जो है वो बहुत हल्की है। जब ये पतंग आकाश में उड़ेगी तो बच्चे खुशी से चिल्लाएंगे, सीटियां बजाएंगे,
आकाश में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे तितलियों के समान प्रतीत होंगी। विशेष जो है वो है पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है कवि ने। यहाँ पर मानवीकरण और उपमा अलंकार है, साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। जोर जोर से जो शब्द आ रहा है वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद्यांश में दृश्य बिंब प्रयुक्त हुआ है और पद्यांश की भाषा सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली है तथा चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही।